हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? बढ़िया। आज से हम क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे। 2018 का ये क्वेश्चन है नीट का। ऐसे करके हम 2010 से 2020 और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? और नीट एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं। ये 2018 का पेपर है, 2018 का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। मतलब फोटोसिंथेसिस तो होता है लेकिन ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किस में होता है? तो वो होता है कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में। और कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का यहाँ पे बस एक एग्जांपल दे रखा है, क्या? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। साइकस, नोस्टॉक। साइकस पता है जिम्नोस्पर्म। नोस्टॉक जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड कारा क्या है? ग्रीन एल्गी। इसलिए राइट आंसर विल बी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन में आपको पता है एक बार जो दो मेल गैमेट्स आते हैं पॉलन ट्यूब में, तो एक बार एक मेल गैमेट्स एक सेल के साथ फ्यूज करता है और दूसरी बार एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। अगर ये एक सेल के साथ फ्यूज करता है मेल गैमेट, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनगैमी। और अगर सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, और अगर ये मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो हम इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यानी डबल फर्टिलाइजेशन में दोनों इवेंट देखने को मिलता है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? देखते हैं ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद वन एग। नहीं। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट्स विद टू पोलर न्यूक्लियाई। नो। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट ऑफ पॉलन ट्यूब विथ टू डिफरेंट एग्स। नहीं, एक तो एक ही होता है। नेक्स्ट, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो राइट आंसर विल बी सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीसीज ऑफ अ मॉथ। मतलब कौन सा रिलेशनशिप देखने को मिलता है मॉथ और कौन से प्लांट के बीच? ठीक है, तो आपको पता है मॉथ एंड युक्का प्लांट, प्रोनुबा मॉथ एंड युक्का प्लांट के बीच देखने को मिलता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, या आप इसको बोलते हैं को इवोल्यूशन। अगर युक्का प्लांट खत्म तो मॉथ भी खत्म, अगर मॉथ खत्म तो युक्का प्लांट भी खत्म, यानी दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेयर नन ऑफ टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर, एंड राइट आंसर विल बी युक्का प्लांट। ठीक है, याद रखना है, प्रोनुबा मॉथ एंड युक्का आपस में को इवोल्यूशन शो करते हैं, और अगर दोनों में से कोई एक भी एक्सटिंक्ट होता है तो दूसरा अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाता है। इसी को तो बोलते हैं क्या? को इवोल्यूशन। मतलब दोनों साथ साथ इवॉल्व हुए थे और दोनों साथ साथ ही क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, pollen grain can be stored for several years in a liquid nitrogen having temperature of। आपको पता है अगर किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी लिविंग मटेरियल को, मेनली डीएनए एंड जीन्स को अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन में जो टेम्परेचर आता है लिक्विड नाइट्रोजन के कारण वो आता है -196 डिग्री सेल्सियस। मतलब राइट आंसर विल बी -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर इन सेल। हाँ भाई, यहाँ पे मेनली गार्ड सेल का बात हो रहा है, तो गार्ड सेल्स में जो टर्गर प्रेशर होता है वो कौन मेंटेन करने का काम करता है? आपको पता है गार्ड सेल में टर्गर प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है पोटेशियम। क्या करता है? पोटेशियम। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ना कि पोटेशियम का जो इन्फ्लक्स होता है इनसाइड द गार्ड सेल ये कब होता है? डे टाइम, नाइट टाइम, कब? तो आपको याद रखना है किड, KID, मतलब इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम क्या? I फॉर इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम और D फॉर डे। तो इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम ड्यूरिंग डे टाइम। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96। What is the role of NAD+ in cellular respiration? NAD+ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। यानी कि, और उसके अलावा ये जो है ना इलेक्ट्रॉन का कैरियर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का कैरियर है। तो इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स ऑफ ATP सिंथेसिस। इट्स फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। बिल्कुल, इसका फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह होता है। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। अब आपको पता है प्लांट में ना एनसीईआरटी मेंशन करके रखा है कि प्लांट
आयरन को Fe+2 और Fe+3 दोनों के फॉर्म में क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन आपको पता है जब भी ऑब्जेक्टिव देता है तो उसमें हमको बेस्ट वन को चूज करना होता है, तो दोनों को तो एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन एनसीईआरटी बोलता है कि लेकिन मैक्सिमम किसका एब्जॉर्प्शन करता है ये Fe+3 का, और Fe+3 मतलब फेरिक, क्या भाई फेरिक, तो फेरिक आयन का ये एब्जॉर्प्शन करता है मेनली। क्लियर। Fe+2 मीन्स फेरस, लेकिन Fe+3 मीन्स फेरिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following is commonly used? Which of the following is commonly used as a vector for introducing DNA fragment in human lymphocytes? क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ना कि इसमें से कौन है जो which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocytes? Human lymphocytes में डीएनए फ्रैगमेंट को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आप कौन से वेक्टर का यूज करेंगे, कौन से वेक्टर का यूज करेंगे? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे रेट्रोवायरस का यूज करते हैं, किसका? रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। क्लियर। या HIV वायरस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 के बाद हम चलते हैं 99 पे। दिख रहा है? अगर विजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत होगी तो आपको बताना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड। हम भाई आपको पता है कि अगर आप किसी भी दूसरे कंट्री का जो बिना उसके ऑथराइजेशन के बायो रिसोर्स को अगर आप यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोपायरेसी। क्या कहते हैं? बायोपायरेसी। या तो जो पर्सन्स इन्वॉल्व है वो भी बायोपायरेसी कर रहा है, या जो कंट्री इन्वॉल्व है, जो कंपनी इन्वॉल्व है वो भी बायोपायरेसी कर रही है। तो राइट आंसर विल बी बायोपायरेसी। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर assessing the safety of introducing genetically modified organism for public use। मतलब इंडिया में वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सुनिश्चित करता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो सेफली पब्लिक यूज करे। क्लियर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रिसर्च कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, रिसर्च कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। नेक्स्ट है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर CSIR। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी, और राइट आंसर विल बी GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी। क्लियर है? तो ये अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 आपसे बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करेक्ट ऑर्डर क्या है? क्या है? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं डीनेचुरेशन। क्या करते हैं? डीनेचुरेशन। फिर क्या करते हैं? फिर हम करते हैं एनिलिंग, और फिर करते हैं क्या उसका? बोलो ना, एक्सटेंशन। क्या करते हैं? एक्सटेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। तो PCR का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? बोलो। यहाँ पे डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड देन एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन एंड एनिलिंग नहीं, एनिलिंग एक्सटेंशन डीनेचुरेशन नहीं, एक्सटेंशन डीनेचुरेशन एनिलिंग बिल्कुल नहीं, डीनेचुरेशन एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, यानी 101 का हो जाएगा D। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम सेलेक्ट द करेक्ट मैच। TH मॉर्गन। ट्रांसडक्शन नहीं, ट्रांसडक्शन को किसने डिस्कवर किया था? अगर आपको याद हो तो ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल को हर्शे एंड चेज ने किया था। किसने? हर्शे एंड चेज ने। F2 क्रॉस रिसेसिव पेरेंट, इसको डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं? नहीं, इसको तो टेस्ट क्रॉस कहते हैं। राइबोजाइम क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। और D ऑप्शन क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करके बताया था ग्रिफिथ ने। किसने? ग्रिफिथ ने। तो यहाँ पे 102 का बस एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, वो है राइबोजाइम जो है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट A new variety of rice was presented by foreign company through such
दो such varieties have been present in India for a long time. This is related to well the new variety of rice was presented by foreign company. मतलब foreign company का कहना है कि ये राइस तो क्या है, नया है, लेकिन अपने इंडिया में वो बहुत लंबे समय से है। और वो कौन सा वैरायटी है, वो कौन सा वैरायटी है? अब भाई लरमा राजो, सरबती सोनारा और CO667 एंड बासमती। तो ये अपने इंडिया का बासमती राइस है। बचपन से आप सुन रहे होंगे बासमती चावल, है ना। तो अपने इंडिया का ये बासमती चावल है। बासमती